हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो संविधान का निर्माण, जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटी का, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान सभा का संरचना, इसका हम लोग कल अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग संविधान सभा का चुनाव, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो कैसे हुआ, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, बीपीएससी का, बीएसएससी का या बीपीएसएससी का या अन्य कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तो इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन उसमें से आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग, जितने मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ बोर्ड पर, इसको आप लोग नोट करते चलिए कॉपी कलम लेकर के। तो आप लोग देखिएगा कि सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जरूर आएगा इससे। तो आज हम लोग चलते हैं संविधान सभा का चुनाव। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ 296 सीटों के लिए। जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। तो 389 में 296 सीट प्रांतीय, जो ब्रिटिश प्रांत थे उससे 296 सीट था और 93 सीट देसी रियासत से था। तो चुनाव जो हुए थे वो ब्रिटिश प्रांतों में हुए थे। तो 296 सीट के लिए चुनाव हुआ। जो 292 था वो ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी से था, जो कल के लेक्चर में आप लोग को मैं बताया हूँ। तो इसका जो चुनाव हुआ जुलाई 1946 में हुआ, इसलिए इसको आप लोग याद रखिए, जुलाई 1946, 296 सीट। अगला पॉइंट है, संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा किया गया? प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत हुआ, वयस्क मताधिकार के तहत नहीं हुआ। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत हुआ, यानी वयस्क मताधिकार के नहीं हुआ। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और वयस्क मताधिकार क्या है। जो जनता वोटिंग करती है वो होता है वयस्क मताधिकार। वो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि जिस पद के लिए किसी उम्मीदवार का चुनाव करते हैं वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जैसे हम लोग अगर किसी विधायक का चुनाव करते हैं, किसी सांसद का चुनाव करते हैं, तो है वयस्क मताधिकार, क्योंकि जनता सीधे सांसद का चुनाव करेगी, सीधे विधायक का चुनाव करेगी। लेकिन अगर वही सांसद और विधायक जैसे राष्ट्रपति का उम्मीदवार का चुनाव अगर करते हैं तो वो होगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में जनता की सीधी भागीदारी नहीं होगी, अप्रत्यक्ष भागीदारी होगी। तो उस समय जो चुनाव हुआ संविधान सभा का, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा यानी विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत हुआ। इसलिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं। अगला पॉइंट है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। 296 सीट में से, यानी अगर टोटल कहा जाए 389 सीट, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनाव करने का प्रावधान था और टोटल सीट 389 था। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स की तरह, तो उस समय जो जनसंख्या आएगी भारत की लगभग 10 करोड़ आएगी। इसलिए 10 करोड़ की जनसंख्या में 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, इसलिए लगभग 389 सीट होगा। तो इसको याद करना जरूरी है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि कितनी जनसंख्या पर, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। 389 में से एक प्रतिनिधि का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ था। अगला है चुनाव परिणाम। 296 सीट का जो चुनाव हुआ उसका परिणाम कैसे आया, तो परिणाम को देखते हैं। 296 सीट में से कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट, निर्दलीय 8 सीट और अन्य 7 सीट। इस आंकड़े को आप लोग याद कर लीजिए, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8 और अदर 7 सीट। अगला पॉइंट है, संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय का मतलब ये हुआ कि जो भी संविधान सभा के मेंबर थे
379 मेंबर थे, उसमें किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं था, उसमें अलग अलग दल के लोग थे। जैसे कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, एंग्लो इंडियन, पारसी, बहुत सारे दल का संगठन था। इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा कैसी निकाय थी, कैसी संगठन थी, तो एक दलीय नहीं, बहुदलीय। इसलिए यहाँ पर हुआ बहुदलीय निकाय। अगला पॉइंट है एकमात्र रियासत, हैदराबाद रियासत। जो आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया गया था कि 93 रियासत का चुनाव हुआ था, तो उसमें एक रियासत जिसका नाम था हैदराबाद, इस रियासत के प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं हुए। ये संविधान सभा से अलग हो गए, इनके मेंबर संविधान सभा में चुनाव नहीं लड़े। इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके मेंबर, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो रियासत थी हैदराबाद रियासत। तो ये हो गया हैदराबाद रियासत। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये दो महान व्यक्ति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दो महान व्यक्ति, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लगभग उस समय के जितने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लगभग सारे लोग संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन ये दोनों व्यक्ति, गांधी जी और जिन्ना, ये दोनों व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत तथा मैसूर रियासत। संयुक्त प्रांत जो आजकल यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता है। तो संविधान सभा में जितने मेंबर थे 389, उसमें से सर्वाधिक जिसकी संख्या थी वो संयुक्त प्रांत से थी। और अगर रियासत देखी जाए, जो 93 रियासत के सदस्य लोग थे, उस रियासत में सर्वाधिक रियासत मैसूर रियासत के थे। अगर रियासत पूछे सर्वाधिक रियासत तो मैसूर, अगर प्रांत पूछे तो संयुक्त प्रांत। अगला पॉइंट है संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15। 389 में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। अगला पॉइंट है संविधान सभा में बिहार से महिला सदस्य, जो 15 महिला सदस्य थी, उसमें बिहार से किस महिला का चुनाव हुआ? तो सरोजिनी नायडू का चुनाव बिहार से महिला सदस्य के रूप में हुआ। तो अभी आप लोगों ने देखा कि संविधान सभा को जो चुनाव से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन, जितने सारे फैक्ट हो सकते थे, इसमें हम लोग कवर किए। एक फैक्ट और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बी आर अम्बेडकर का नाम सुने होंगे, उनसे संबंधित, चूँकि उनसे संबंधित कुछ ज़्यादा ही बातें हैं, इसलिए उनको अलग से इसी पॉइंट में, संविधान सभा का चुनाव में ही उनको अलग से बी आर अम्बेडकर के बारे में, कहाँ से उनका निर्वाचन हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर फिर किस निर्वाचन क्षेत्र में चले गए, उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं बी आर अम्बेडकर की तरफ। अब हम लोग चलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका पहला पॉइंट है संविधान सभा के लिए अम्बेडकर का चुनाव पहली बार पूर्वी बंगाल से हुआ। पूर्वी बंगाल, जब चुनाव संविधान सभा का जुलाई 1946 में हुआ, तो उस समय अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ? तो पूर्वी बंगाल से हुआ। पूर्वी बंगाल जो आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, उसमें बांग्लादेश अलग नहीं था, उसमें पूर्वी बंगाल कहलाता था। तो वहाँ से चुनाव हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। लेकिन अगला पॉइंट में है कि जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो उस समय भारत के विभाजन के समय पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए इनको मुंबई प्रेसिडेंसी जो थी, उसमें पूना संसदीय सीट से जो एम.आर. जयकर जो चुनाव लड़ करके आए थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनको त्याग पत्र दिलाया गया और वहाँ से अम्बेडकर को चुनाव में लड़ाया गया और वहाँ से उनको जीत मिली। तो एम.आर. जयकर, ये याद करना जरूरी है, एम.आर. जयकर जो पूना संसदीय सीट, मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था पूना संसदीय सीट, तो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर अम्बेडकर को जिताया गया। इसलिए इस टॉपिक से
दो तीन तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, कहाँ से चुनाव लड़कर आए थे? तो अगर ऑप्शन में पूर्वी बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी या पुनः संसदीय सीट दोनों दे दे तो उस परिस्थिति में हम लोग को पुनः संसदीय सीट या मुंबई प्रेसिडेंसी को सही करना होगा। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में केवल पूर्वी बंगाल दिया रहे तो पूर्वी बंगाल हम लोग सही करेंगे। तो उस ऑप्शन के अनुसार हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है। क्या ऑप्शन में पूर्वी बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी दोनों दिया है? अगर दोनों दिया है तो मुंबई प्रेसिडेंसी होगा। अगर दोनों में से केवल एक दिया है कि पूर्वी बंगाल दिया है तो पूर्वी बंगाल होगा, और मुंबई प्रेसिडेंसी केवल दिया है तो मुंबई प्रेसिडेंसी होगा। तो अंबेडकर के बारे में संविधान सभा के चुनाव से संबंधित इतना ही फैक्ट था। तो संविधान सभा का चुनाव अभी हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों को 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ। पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान सभा की संरचना जो कल के लेक्चर में हम पढ़े थे, और आज के लेक्चर में संविधान सभा को चुनाव हम लोग पढ़े। अगला पॉइंट है संविधान निर्माण का विकास। संविधान चुनाव तो हो गया, संविधान सभा का चुनाव हो गया, 389 मेंबर्स चुनाव जीतकर आ गए। अब वो क्या करेंगे? तो संविधान का निर्माण करेंगे। तो अब कैसे करते हैं चुनाव के बाद, इसका हम लोग संविधान निर्माण का विकास में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है हम लोगों का संविधान निर्माण का विकास। ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा का चुनाव। अब हम लोग संविधान निर्माण का विकास, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संविधान निर्माण के विकास में पहला पॉइंट है संविधान सभा का जो चुनाव हुआ जुलाई 1946 में हुआ। ये तो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। अगला पॉइंट है चुनाव तो अब हो गया, अब जो संविधान सभा चुन कर आई उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। तो संविधान निर्माण करने के लिए पहले जितने सदस्य थे उस सब एक जगह बैठेंगे, बैठक होगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो संविधान का एक बैठक होता है, वो प्रथम बैठक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहें या संविधान सभा की स्थापना, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई या संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई या संविधान सभा का गठन हुआ या स्थापना हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 कहाँ पर हुआ? जगह कहीं पूछ देता है तो दिल्ली में हुआ। तो उस प्रथम बैठक के अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अब सवाल उठता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष? क्योंकि इसलिए कि जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के 389 सदस्य, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग और सबसे इंटेलिजेंट, सबसे राजनीतिक सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए इनको देखते हुए, इनकी गरिमा को देखते हुए इनको अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक को इनको बनाया गया और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया। इसलिए H.C. मुखर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा आप लोग याद कर लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। अब चलते हैं 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? ये हुआ 9 दिसंबर 1946। अब 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ये तो अस्थायी थे, अब हुआ अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया तथा B.N. राव को क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार को कहीं कहीं कानूनी सलाहकार दे देता है, इसलिए आप लोग शब्द को कंफ्यूज मत कीजिएगा। कहीं कहीं संवैधानिक सलाहकार देता है और कहीं कहीं कानूनी सलाहकार भी दे देता है, इसलिए B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कानूनी सलाहकार संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अगला पॉइंट है ये डेट वाइज है, जैसे जैसे संविधान का निर्माण का विकास क्रम आगे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे डेट के अनुसार, तारीख के अनुसार हम लोग इसका अध्ययन करते चलेंगे। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ? 11 दिसंबर तक हो गया। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया
संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये हुआ कि जो आज हम लोग संविधान में हम लोग प्रस्तावना का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे हम भारत के लोग, उस प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। या इसको ये कहें कि संविधान का जो दर्शन है, संविधान, भारत का जो संविधान है, इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं थे। तो प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव था। तो अगर प्रस्तावना भी कहीं पूछ दे कि कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव पूछे तो 13 दिसंबर 1946 ये प्रस्तुत किया गया। लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इसलिए इस दो शब्द पर ध्यान देना होगा, प्रस्तुत और स्वीकृत। प्रस्तुत हुआ 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। इसमें और भी पॉइंट है जिसका हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं। अगला पॉइंट है 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ। हम लोग संविधान निर्माण का विकास क्रम में पॉइंट पढ़ रहे हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जिसको हम लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति यानी पांडुलेखन समिति की स्थापना होती है। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी कहते हैं। इसलिए ये बात आप लोग याद रखिएगा, इनको संविधान निर्माता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता की भी संज्ञा दी जाती है। इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी पांडुलेखन समिति। इसमें 7 सदस्य थे। यहाँ पर लिखा हुआ नोट में, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो पहले मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हैं के एम मुंशी। चौथे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा बी एल मित्रा। और बी एल मित्रा के कुछ दिन बाद हटने के बाद कौन बने? एन माधव राव। इसके बाद डीपी खेतान। इनकी जब मृत्यु होती है डीपी खेतान की, तो इनके बाद बनते हैं टी कृष्णामाचारी। तो ये प्रारूप समिति के मेंबर थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इनके अलावा 6 और मेंबर थे। इनको मिलाकर प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति ही संविधान का प्रारूप तैयार की, संविधान का ड्राफ्ट तैयार की। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को क्या हुआ? संविधान सभा में प्रथम वाचन हुआ। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, तो उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करने के बाद उस संविधान के प्रारूप को, ड्राफ्ट को संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष ले गए। तो संविधान सभा के जितने मेंबर थे, उन्होंने बैठ करके प्रथम वाचन किया। प्रथम वाचन मतलब विचार विमर्श। उस संविधान के बारे में विचार विमर्श पहली बार कब हुआ? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में। दूसरा वाचन संविधान सभा में द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाचन है क्योंकि ज़्यादा समय इसमें लगा, इसलिए संविधान सभा का द्वितीय वाचन ज़्यादा समय तक चला। और तृतीय वाचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, संविधान सभा में तृतीय वाचन। अगला है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार, इस शब्द आप लोग देखिएगा, अंगीकार को एडॉप्टेड कहते हैं। उसके बाद अधिनियमित, अंगीकार किया गया, अधिनियमित किया गया और इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। मतलब 3 बातें आप लोग को याद रखनी है 26 नवंबर 1949 से संबंधित, कि संविधान बनकर इस दिन तैयार हुआ, इसी दिन अंगीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया और अधिनियमित किया गया। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, जो कि पिछली बार बताया है आपको कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इसी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ। अगला पॉइंट है संविधान सभा भंग कर दी गई। उस दिन क्या हुआ कि जितने संविधान सभा के मेंबर थे 379, अब संविधान सभा नहीं रही। उसके स्थान पर क्या हुआ, एक संसद का निर्माण हुआ जिसको अंतरिम संसद कहते हैं। तो संविधान सभा भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर अंतरिम संसद बनाया गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग और राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथेम। जो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है, उनको अपनाया गया। कब, तो 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी 1950 को इतने सारे फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद एक और पॉइंट है 26 जनवरी 1950 के बारे में, तो उसको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ। इस शब्द को आप लोग देखिएगा, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को, और संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू हो गया। तो 26 जनवरी को ही डेट क्यों लिया गया लागू करने के लिए, इसलिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, थोड़ा सा इतिहास की तरफ हम चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी को ही हम लोग पूरे भारत में संविधान को लागू किए। संविधान में जो संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, उसमें अनुच्छेद जो था 395 था, भाग की संख्या 22 थी और अनुसूची की संख्या 8 थी। इसलिए इस आंकड़े को आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची 8। संविधान बनाने में जो समय लगा, जो टाइम लगा, वो 2 बरस 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा, 2 बरस 11 माह 18 दिन। बहस कितने दिन हुई, बहस 114 दिन हुई। और अधिवेशन कितने बार हुए, अधिवेशन 12 बार हुए। तो 26 जनवरी 1950 से इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने संविधान निर्माण के विकास में जो भी पॉइंट पढ़े, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ये टॉपिक हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर राजनीतिक विश्लेषण तक, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट संविधान निर्माण का विकास है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये पॉइंट अब खत्म हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए। इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।